हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर वैश्वीकरण। और हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। देखो बच्चों, वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश का दूसरे देशों के साथ जुड़ना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ संबंध रखना, सामान मंगाना, वहाँ पर घूमने जाना, चाहे रोजगार के लिए, घूमने के लिए, किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो पहला पॉइंट है हमारा, 20वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में एक परिवार, एक राज्य, एक विश्व की भावना का विकास हुआ। यह भावना वैश्वीकरण कहलाती है। अर्थात विश्व एकीकरण की भावना वैश्वीकरण है। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण एक अवधारणा है जिसका संबंध प्रवाह से लिया जाता है। प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। तीसरा पॉइंट है, विश्व के विभिन्न भागों में क्रांति लाने वाले साधन हैं, जिसमें है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार। चौथा पॉइंट, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की संभव हो पाई निम्न कारणों से: विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही से। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण जो है वो एक बहुआयामी धारणा है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवधारणा शामिल है। हमारा अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां हैं जो विभिन्न देशों में साथ साथ अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाती है। इसमें पूंजी, निवेश, उत्पादन, वितरण और व्यापार आदि शामिल हैं। सातवां पॉइंट है वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव। तो इसमें देखते हैं, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कमी आई है। देखिए, इसमें बात आती है सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। अब इसका स्थान जो है वो बहुराष्ट्रीय निगम, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो लेती जा रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश करते हैं। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपने छाप छोड़ती है। पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका जो हमारा ये सांस्कृतिक प्रभाव है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम अपने पहनने के तरीके को ही ले लेते हैं। भारत की जो संस्कृति है उसमें सूट सलवार है, जो और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं पर घाघरा कुर्ता है, सूट सलवार है, साड़ी है, लुंगी है, पजामा, कुर्ता पजामा है, ये सब है। खाने पीने की अगर हम बात करें तो फिर भारत का खाना दाल चावल, सरसों का साग, मक्का की रोटी, है ना। इसी तरीके से छोले भटूरे,
इडली डोसा, ये विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस पर वैश्वीकरण का प्रभाव इस प्रकार पड़ा है। देखो, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ साथ हम दूसरी संस्कृति को भी अपना रहे हैं। आजकल सूट सलवार और साड़ियों के स्थान पर जो है विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस जैसे गाउन और जीन्स, टॉप, इन सब का पहनावा ज़्यादा पसंद किया जाता है। खास करके युवा जो हैं वो इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। खाने पीने के मामले में नॉर्मल जो इंडियन फूड है उसको बच्चे खाना आजकल पसंद नहीं करते हैं। वो इसके स्थान पर मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडीज़ में जाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर हम म्यूज़िक की भी बात करें तो म्यूज़िक में भारतीय जो सॉन्ग है, भारतीय जो संगीत है, उसके स्थान पर या उसमें मिक्सअप हो चुका है। आजकल पॉप सॉन्ग आते हैं जिसमें विभिन्न भाषाओं के, जैसे अंग्रेजी, हिंदी के जो गाने होते हैं उसके अंदर अंग्रेजी गाने मिक्स कर दिए जाते हैं, पॉप सॉन्ग बना दिए जाते हैं, रिमिक्स बना दिए जाते हैं। इनको बच्चों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगला पॉइंट है विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाएं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकडोनल्डीकरण। मैकडोनल्ड में आप लोग गए होंगे, बर्गर आपने वहाँ जाके खाया होगा, पिज़्ज़ा भी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मैकडी। विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ अपने आप में प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढलने लगी है। अब हम देखें कि भारत में भी बहुत सारी मैकडीज़ खुल गई है और यूथ, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी आजकल मैकडी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो जो रियल में हम देखें तो अमेरिका का जो कल्चर है वो बहुत चकाचौंध वाला है, मतलब वो हमको अपनी तरफ खींचता है, हमारा जो ध्यान है वो अपनी तरफ ले जाता है। यही कारण है कि जो मैकडोनल्डीकरण है वो बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता जा रहा है। अब देश जो है अमेरिकी ढलने में, अमेरिकी जो ढर्रा है, अमेरिका का जो कल्चर है उसमें ढलने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वैश्वीकरण की नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी और 1991 में ही 3 चीज़ों को अपनाया गया था। इसमें है उदारीकरण नंबर 1, नंबर 2 निजीकरण और नंबर 3 हमारा चैप्टर वैश्वीकरण। ये 3 चीज़ों को 1991 में अपनाया गया था। ये जो है वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं, इन तीनों को ही अपनाया गया था 1991 में, 1991 में। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति, भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वो 1991 से मानी जाती है। अगला पॉइंट है संरक्षणवाद। अपने देश की धरोहर का संरक्षण करना ही संरक्षणवाद है। भारत दूसरे देशों की निर्यात की अनुमति नहीं देगा ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। यह भारत में स्वतंत्रता के बाद निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की विश्वव्यापी आलोचना हो रही है क्योंकि इससे धनिक तथा निर्धन होते जा रहे हैं। धनी जो हैं, पैसे वाले जो हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। रियल में अगर हम देखें, वास्तविकता में अगर हम देखें तो जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ती जा रही है और इसे हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद बढ़ रहा है। कल्याणकारी जो राज्य है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसके स्थान पर आर्थिक लेते जा रहे हैं। राज्य को आर्थिक बनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य होता है इनकम करना। इसके बाद है अगला पॉइंट साम्राज्यवाद। जब कोई भी देश किसी अन्य देश के क्षेत्र पर आर्थिक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति को साम्राज्यवाद कहते हैं।
अगला पॉइंट है पुनः उपनिवेशीकरण। विभिन्न देशों जिसमें ब्रिटेन, डच, पुर्तगाल, फ्रांस ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों तक उपनिवेश बनाए रखा तथा लंबे संघर्षों के बाद इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से किसी भी देश को दोबारा उपनिवेश नहीं बनना चाहते हैं। ये उपनिवेशीकरण होता है गुलाम बनाने की प्रक्रिया। तो ये जो देश थे ब्रिटेन, भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो इनके गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन, डच के, पुर्तगाल और फ्रांस के। तो अब ऐसा देशों ने जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से और अपने देश की संस्कृति को इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है। उन देशों की सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि वो इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें दोबारा से किसी का उपनिवेश, किसी का गुलाम बनना पड़े। अगला पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। आज प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। इसी को ही पारस्परिक निर्भरता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण। विश्व के देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेल मिलाप वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार का एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से प्रवाह बिना किसी रुकावट के। और वैश्वीकरण ना पूर्णतः आर्थिक, ना पूर्णतः राजनीतिक, ना पूर्णतः सामाजिक मेल है, बल्कि इन सब का मिला जुला प्रभाव है। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता होने लगी। हम देखते हैं चाइना का, जापान का, बहुत सारे देशों का सामान हमारे देश में आता है। युवाओं को करियर के विभिन्न नए अवसर मिलना, किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समयानुसार सेवा प्रदान करना, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना, अनेक खुदरा व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। ये उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक, देखो दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और इनको मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब है वैश्वीकरण की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है आपसी जुड़ाव पर बल। वैश्वीकरण जो है इससे एक देश से दूसरे देश के बीच में विभिन्न वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है।